नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। ये दुनिया जो है ना, इसमें जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। कॉन्स्पिरेसी की जो दुनिया है, षड्यंत्र की जो दुनिया है, बहुत गहरी है और जब तक सच सामने नहीं आता हम किसी और चीज़ को सच समझ रहे होते हैं। चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, वहाँ जाकर आप हमें भुगतान कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के आते हैं, कहीं मत जाइएगा। करीब 10 महीने पहले ईरान में एक बेहद अहम आदमी का कत्ल होता है और ये अहम आदमी उतना ही अहम था जितने कि हमारे इसरो के चीफ रहे APJ अब्दुल कलाम थे या कोई दूसरे ऐसे वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड करते हों, न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रमुख हों, जैसे कि हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है या इस तरह की कोई भी संस्था हो, उसके साथ काम कर रहे जो बड़े अहम लोग होते हैं, उनमें से किसी एक की हत्या हो जाए। ये मान के चलिए कि जो हमारे जैसे मिसाइल मैन थे, वैसे ईरान के लिए एक परमाणु व्यक्ति था जो परमाणु प्रमुख था उनका, और जो ईरान के लिए परमाणु बम बनाने का काम कर रहा था। उसकी हत्या की कहानी है, लेकिन हत्या की कहानी में जाने से पहले, घटनाक्रम पे जाने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। अमेरिका ने ईरान को सहायता दी कि वो अपने यहाँ परमाणु बिजली घर बनाए। इस तरह के परमाणु बम बिजली घर बनाने का कारोबार अमेरिकन कंपनी पूरी दुनिया में कर रही हैं। अमेरिकन एजेंडा परमाणु बिजली घर बनाने के लिए लोगों को, देशों को कई राज़ी करने का लगातार चल रहा है। भारत के ऊपर भी उन्होंने कई दबाव बनाए थे। मनमोहन सिंह का जब समय था तो भारत में परमाणु जब बिजली घर बनाने की बात आई थी, न्यूक्लियर डील होने की बात आई थी, तो उसको लेकर BJP ने बहुत विरोध किया था। जब विकीलीक्स के लीक आए तो पता चला कि BJP यहाँ संसद में विरोध कर रही थी और वहाँ जाकर उन्होंने अमेरिका के जो राजदूत थे उनको ये आदेश दिया, आश्वासन दिया कि हम ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये पब्लिक जेस्चरिंग है और हम इस डील में कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे। जब कांग्रेस की सरकार गई, मोदी सरकार आई, तो वो फिर उस डील को सिरे से चढ़ाने में जुट गई और कांग्रेस ने फिर विरोध का नाटक शुरू कर दिया। और पूरे करियर के इतिहास में मनमोहन सिंह ने एक बार कड़ा कदम उठाया और इस्तीफ़ा देने की धमकी दी, तो यही न्यूक्लियर डील थी जिसके लिए मनमोहन सिंह ने इतने बड़े स्तर पर दबाव बनाया था, कहा था मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका अलग अलग जगहों पे शांतिपूर्ण इस्तेमाल के नाम पर परमाणु बिजली घर बनवाने की क्या बात कर रहा है। भारत में डील इसलिए नहीं आ पाई कि जो कंपनी भारत में परमाणु बिजली घर बनाना चाहती थी, वो परमाणु बिजली बनाना चाहती थी या धंधा करना चाहती थी, मोटा माल कमाना चाहती थी, लेकिन दुर्घटना होने की हालत में मुआवजा देना नहीं चाहती थी। हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में ये समझौता हो गया कि भाई थोड़ा मुआवजा आप दे देना, थोड़ा हम दे देंगे, कुछ इंश्योरेंस करा देंगे वगैरह वगैरह। अब उसके बाद में बहुत ज़्यादा विरोध होने पर वो मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। अब वापस आते हैं ईरान पर। ईरान में भी ऐसी ही एक डील हुई थी और उस डील के तहत उसको शांतिपूर्ण परमाणु का इस्तेमाल करना था। बाद में अचानक ये पता चला कि ईरान ने धीरे धीरे परमाणु बम बनाने के सपने पालने शुरू कर दिए हैं और कहा गया कि उसको पाकिस्तान ने भी काफ़ी मदद की टेक्नोलॉजी देने में। और ये भी खबरें आई कि अफ़गानिस्तान से यूरेनियम माफ़ कीजिएगा ईरान के पास पहुंचा। 2004 में चूँकि इज़राइल इन सब मामलों में बहुत रुचि रखता है और उसको लगता है कि इस क्षेत्र में अगर कहीं कुछ होता है तो उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इज़राइल के जो चीफ थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो राष्ट्र प्रमुख थे, उन्होंने मोसाद को आदेश दिया कि किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देना है। इसी के साथ मोसाद जैसी बड़ी जासूसी संस्था, मोसाद ठीक वैसी जैसे कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है, और भी बहुत सारी संस्थाएं जैसे अमेरिका की CIA है, जैसे पाकिस्तान की ISI है। मैंने आपको बताया था कि ये अधिकृत हत्यारे होते हैं, ये अधिकृत अपराधी हैं जो अपने अपने देश के लिए अपराध करते हैं। इस तरह की संस्थाएं जो होती हैं, और उसके अंदर ये जो मोसाद था वो इस ऑपरेशन पे लग गया और उसका एकमात्र उद्देश्य था किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना।
इसके लिए उसने कई तरीके अपनाए। एक तो उसने बहुत ज़्यादा हैकिंग करनी शुरू कर दी, तरह तरह से हैक करके इनके सॉफ्टवेयर, उनकी दूसरी चीज़ों को डैमेज करता रहा। दूसरा, एक एक करके ये आरोप है कि इनके लोगों को मारता रहा। 5 बड़े वैज्ञानिक, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक जो इस काम पर लगे हुए थे, एक एक करके ठिकाने लगा दिए गए और ये सब एक बड़े परमाणु वैज्ञानिक के साथ जुड़े हुए थे जिसका नाम था फ़खरीज़ादे। फ़खरीज़ादे के मरने के बाद ही, फ़खरीज़ादे का पूरा नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादे, उनके मरने के साथ ही ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अटक जाना था, क्योंकि वही ब्रेन थे उसके पीछे। फ़खरीज़ादे बहुत ज़िंदा दिल इंसान थे, उनके ऊपर ख़तरा था और तरह तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि उनको मार दिया जाएगा, और ये जानकारी उन्हें भी लगातार दी जाती रही थी। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी बेहद बेतकल्लुफ़ अंदाज में जीना चाहते थे, वो इंसान की तरह रहना चाहते थे। यही वजह थी कि पर्शियन म्यूज़िक हो, शायरियाँ हों, उसको वो एंजॉय करते थे, म्यूज़िक को एंजॉय करते थे, ट्रैवल करते थे। और वो एक बार अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर दराज छुट्टियों से लौट रहे थे। उनके पास सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम था, उनके पास में पूरा का पूरा एक काफ़िला चलता था सुरक्षा का, बॉडीगार्ड्स थे। उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी खुद एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कार खुद ड्राइव करने का फ़ैसला किया। साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई थी। वो जा रहे थे, अचानक रास्ते में एक जगह एक ट्रक में बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के साथ ही कुछ लोग आसपास की गाड़ियों से कूदते हैं और फ़खरीज़ादे को गोलियां मारते हैं। 3 गोलियां चलती हैं, तीनों फ़खरीज़ादे को लग जाती हैं और उनका निधन हो जाता है। ये कहानी अभी तक उनके असैसिनेशन की ऑन रिकॉर्ड कहानी थी, जब तक न्यूयॉर्क टाइम्स एक नया वर्ज़न, नया पक्ष इस कहानी का लेकर नहीं आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो नया वर्ज़न लेकर आया, नया पक्ष लेकर आया, जो नया खुलासा उसने किया है, जो हकीकत वो सामने लाया है, वो कांपने वाली है। और वो हकीकत कहती है कि फ़खरीज़ादे का कत्ल मोसाद ने करवाया था। मोसाद ने फ़खरीज़ादे का कत्ल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, उसके बारे में सुनकर आप डर जाएंगे, कांप जाएंगे। फ़खरीज़ादे जब सड़क से जा रहे थे तो मोसाद को पता था कि वो कहाँ कहाँ से निकलेंगे और किस किस जगह से जाएंगे, और उस जगह पे एक खाद स्पीड ब्रेकर था, ये भी मोसाद को पता था। और उस स्पीड ब्रेकर के पास में बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से एक ट्रक को प्लेस किया गया। निसान ट्रक था वहाँ पे, जो आमतौर पे चलते रहते हैं, और उस ट्रक को प्लेस किया गया। और उस ट्रक ने, वो ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें कोई व्यक्ति भी नहीं था। सुरक्षा वाले पूरी की पूरी काफ़िला उनका लगातार बढ़ा जा रहा था। उससे अचानक उस जगह पर आने के बाद उस ट्रक से टारगेटेड 3 गोलियां चलती हैं। याद रखिएगा, उस ट्रक में कोई नहीं है, जो सीधे फ़खरीज़ादे को मार डालती हैं। बगल में बैठी उनकी पत्नी सुरक्षित रहती हैं। पूरा का पूरा जो उनका सुरक्षा का सेटअप था वो रखा रह जाता है। और 30 सेकंड के बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ट्रक उड़ जाता है। आप उस ट्रक के बारे में भी पता नहीं लगा सकते कि ये गोलियां कैसे चली थी। ये हत्या बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए की गई थी। 1600 किलोमीटर दूर बैठकर कोई रिमोट कंट्रोल से फ़खरीज़ादे को गोलियों से उड़ा रहा था। और आसानी से उस तकनीक को समझना चाहें तो मैं आपको बताता हूं कि वो जो ट्रक खड़ा हुआ था, उस ट्रक के अंदर एक इस तरह की राइफ़ल थी जो कि रोबोटिक तरीके से कंट्रोल की जा सकती थी। उस रोबोटिक राइफ़ल को फ़खरीज़ादे की आँखों की पुतलियाँ और उनका चेहरा और दूसरी चीज़ों के ज़रिए, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ज़रिए ट्रेन किया गया था। और उस पूरा का पूरा डाटा कंप्यूटर के पास और जो हैंडलर बैठे हुए थे उनके पास में था, जिसके ज़रिए आप चेहरा देखकर दूर से उस कैमरा जो गन के साथ लगा हुआ था उससे आप पहचान सकते थे कि ये कौन आदमी है जो सड़क पर जा रहा है। वहाँ से फ़खरीज़ादे की वो तस्वीर है और वो जब जाती है वहाँ हैंडलर्स के पास, हैंडलर्स वहाँ पे देखते हैं कि ये फ़खरीज़ादे ही है और उसको देखने के बाद में वो वहाँ से आदेश देते हैं और ये रोबोटिक राइफ़ल गोलियां चलानी शुरू कर देती है। बहुत कैलकुलेटेड तरीके से गोलियां चलती हैं, कोई ताबड़तोड़ गोलियां नहीं चलती हैं। उनकी गाड़ी जैसे स्पीड ब्रेकर पर रुकती है, गाड़ी
गोली लगती है, गाड़ी उछलती है, हवा में गोली लगती है, एकदम टारगेटेड गोलियां। और जब ये हत्या हो जाती है फ़खरीज़ादे की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स की है और उसने ये खुलासा किया है, अब जाके उनकी हत्या के ये हुई थी मेरे ख्याल से 2020 में, और ये अब जाके साल भर 10 महीने 11 महीने हो गए हैं, अब जाके ये खुलासा हो रहा है। तो उसके बाद में वो ट्रक उड़ जाता है, यानी वो सारी की सारी जो प्लानिंग थी, जो प्लॉट था, वो गायब हो जाता है, क्योंकि जो मशीन, जो रोबोटिक मशीन फ़खरीज़ादे को गोली मारती है, उसी के अंदर एक बम प्लांट किया गया था, जिसको वहीं 1600 किलोमीटर दूर से एक झटके में ब्लो अप कर दिया गया। सारे सबूत नष्ट हो गए। ईरान के लिए ये नाक का सवाल था, अगर वो अपने नागरिकों को ये बताता कि उसके यहाँ पे इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है और दुश्मन इतना बड़ा नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो गया है, तो जैसा मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, सरकार का इस्तकबाल ज़रूरी होता है, सरकार की मजबूती दिखते रहना चाहिए। ईरान ने उसे रंग दिया और जो मैंने आपको बताया, ये बताया कि ये जो हत्या हुई है, ये कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग थे या कुछ कार से कूदे हुए लोग थे, वो उनको गोली मारकर भाग गए, और उसी को अभी तक सच माना जा रहा था जब तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खुलासा नहीं किया था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो कॉन्स्पिरेसी का लेवल है वो कितना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी किस हद तक पहुंच गई है। आपको मैंने बताया था किस तरह हवाना सिंड्रोम पे मेरा वीडियो था कि एक आदमी को पागल करके घर में ही मार दिया जाता है, वहाँ पर कोई नहीं जाता है। ये दूसरा मामला है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी आदमी को जो है आप वहाँ से इतनी दूर से पहचान लेते हैं, उसके ऊपर गोलियाँ चला देते हैं। और मैं अभी पिछले दिनों ही जिक्र कर रहा था कि मैं अपने मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे मित्र मुझसे जुड़े हैं, उनमें से एक हैं डॉक्टर साहब हैं और वो रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं, वो अभी भी देख रहे होंगे। उनसे मैं जिक्र कर रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहता हूँ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न हो और दूर से उनको फायर किए जा सके। मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो इंटेलिजेंट लोग इसको अंजाम दे सकें। उसका मकसद किसी की हत्या वत्या नहीं था, मकसद ये था कि कुछ ट्रैंकुलाइज़र का इस्तेमाल करके मैं उसके ज़रिए कुछ करना चाहता था। और वो बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें अभी भी मेरी रुचि है। अगर कोई आप में से अगर इसके उसमें रुचि रखते हो तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल तो इस पर जो है वो उनसे चर्चा हुई थी, तो मैंने उनसे, और मैं ये देखिए कि मेरे बोलने से पहले मैं जो उनसे जिक्र कर रहा था, जहाँ मैं सोच रहा था उस पर कितना पहले काम हो चुका है और ज़्यादा प्रिसिशन के साथ हो चुका है। तो ये दुनिया के जासूसी ऑपरेशंस होते हैं जिनको आप समझ भी नहीं सकते हैं। आदमी सोता हुआ, हम लोग कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का रहस्य कैसे पता लगेगा। इंदिरा गांधी की हत्या होती है, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या है या नहीं है इस पर सवाल है, मैं हत्या नहीं कह रहा हूँ उसको। इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके पीछे उनका उससे पहले एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहती हैं कि मेरे को पसंद नहीं कर रहा है अमेरिका, घुमा फिरा के बोलती हैं कि ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत अपनी आज़ाद नीतियां रखें और वो भारत को पसंद नहीं कर रहे हैं और वही खालिस्तान का आतंकवाद फैला रहे हैं। तो इसका मतलब ही ये था, और कोई देश तो चाहता नहीं था कि भारत उनकी तरफ चला जाए। राजीव गांधी का भी यही मसला था, और उसके बाद से जिस तरह की देश की आर्थिक नीतियाँ आई हैं, सरकार का जिस तरह रुख बदला है, जिस तरह से पूरी अमेरिका परस्त आर्थिक नीतियाँ आई हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह चुके हैं और इस देश में किताबें भी इस पर लिखी जा चुकी हैं। मेरे कई वीडियो हैं, वो आप देख चुके होंगे। बहरहाल तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ के बारे में हम सुनते रहते हैं, मैं खुद भी नकारता रहता हूँ। रोज़ व्यक्तिगत तौर पे लोगों के फ़ोन आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार, इतने सारे लोगों को थोड़ी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, इतने सारे लोग थोड़ी मार दिए जाएंगे, ये सब बातें आती हैं, मैं उनको समझाता रहता हूँ। लेकिन जब इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ आप देखते हैं तो आपका दिमाग हिल जाता है। गूज बम्प्स जिसको कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, वो स्थिति बन जाती है। आप सोचिए, मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ जो कई मोसाद से भी बहुत बड़ी है, और ये सब सच का जोखिम है जो एक दूसरे से हम बांटते हैं, जिससे हम लोग नागरिक लोग मजबूत रहते हैं। आप चाहते हैं कि जानकारियाँ लोगों तक पहुँचें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं। ये ज्ञान की गंगा है, जितना आप बहाएंगे उतना बहेगी। 2 लोटे आज और डाल दीजिए मित्रों के कमंडल में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। नमस्कार, जय हिंद।